जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वाष्पीकरण के बारे में। तो वाष्पीकरण की वजह से कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, वाष्पीकरण को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आप कप में और प्याले में दोनों में आप चाय लेते हैं तो प्याले के चाय को बहुत जल्दी पी लेते हैं और जो कप का चाय पीते हैं उसमें समय लग जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि गर्मियों के दिनों में जो घड़े का पानी होता है ठंडा क्यों होता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो कुत्ते होते हैं गर्मियों के दिनों में जीभ निकाल के हाँफते हैं वैसा क्यों करते हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा भी होगा कि जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के मौसम में तालाबों का पानी सूख जाता है, नदियों का पानी सूख जाता है, नहरों का पानी सूख जाता है। आखिर वो पानी कहाँ जाता है? जब गर्मी तेज पड़ती है तो तेज गर्मी पड़ने के वजह से पानी का जो ऊपरी सतह होता है, ऊपरी सतह पर तापमान बढ़ने की वजह से पानी के ऊपरी सतह के जो कण होते हैं तीव्र हो जाते हैं, उनकी कणों की गति बढ़ जाती है। कणों की गति बढ़ने की वजह से उनका वाष्पीकरण होता है, यानी वो भाप में बदल जाते हैं और वही भाप में बदल करके ऊपर बादल का निर्माण करते हैं और फिर से बादल से बारिश के रूप में वही पानी आता है और फिर नदियों में जमा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाष्पीकरण क्या होता है, उसके बाद से एक एक करके मैं सारी बातों को आज बताने वाला हूं। समझते हैं सबसे पहले कि वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन या वाष्पीकरण कहते हैं। जो द्रव होता है उसके क्वथनांक से कम ताप पर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्वथनांक होता क्या है। तो जिस न्यूनतम तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर कोई भी द्रव जब वाष्प बनना शुरू कर देता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। कुछ बातें हैं वाष्पीकरण के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला बात है कि वाष्पीकरण की क्रिया सभी तापों पर होता है। वाष्पीकरण की क्रिया जो होता है ना सभी तापमान पे होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि तापमान कम होता है तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है और तापमान अधिक होता है तो भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है। जब तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होती है और जब तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। आप देखे होंगे कि ठंडी के दिनों में नदी, कुएं, तालाबों का पानी नहीं सूखता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में नदी का पानी, तालाबों का पानी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होता है जिसकी वजह से वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन ठंडियों के दिनों में तापमान कम होता है जिसकी वजह से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। साथ ही साथ आप यह भी देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में आप कपड़ा को धोते हैं और कहीं रख देते हैं तो कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन ठंडियों के दिनों में कपड़ा को फैलाना पड़ता है सुखाने के लिए, क्योंकि ठंडी के दिन में जो तापमान होता है वातावरण का वो कम होता है, जिसके वजह से कपड़ा में मौजूद जो जल होता है उसका वाष्पीकरण बहुत धीमी गति से होता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में कपड़ा में जो जल होता है उसमें वाष्पीकरण की जो गति होती है तीव्र होती है, इसलिए गर्मी के दिनों में कपड़ा कभी भी कहीं भी आप रख देते हैं तो सूख जाता है। आगे वाला जो हम लोग पॉइंट समझने वाले हैं वो समझेंगे। वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है। अब जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह पर होती है। अब हम लोग समझने वाले हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। पहला है सतह क्षेत्रफल, दूसरा है ताप या तापमान, तीसरा है आर्द्रता,
चौथा है वायु की गति में वृद्धि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सतह क्षेत्रफल। सतह का किसी भी वस्तु का सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और जब सतह का क्षेत्रफल घटता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपने कपड़े को धोते हैं तो धोने के बाद से जब उसे सुखाने जाते हैं तो आप सबसे पहले कपड़े को फैला देते हैं। जब कपड़े को फैलाते हैं तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब आप कपड़े को फैलाते हैं तो कपड़े के सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और जब कपड़े के सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तीव्र हो जाती है और आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है। लेकिन आप कपड़े को ऐसे इकट्ठा करके रख देते हैं तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि कपड़े के सतह का क्षेत्रफल घट जाता है, और जब कपड़े के सतह का क्षेत्रफल घटता है तो वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है और कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। आप जब प्याले में और कप में, प्याले और कप में चाय लेते हैं या दूध लेते हैं या कोई भी गर्म पदार्थ लेते हैं, ठीक है, तो जब प्याले में आप चाय को लेते हैं तो प्याले के चाय को आप बहुत जल्दी पी लेते हैं, लेकिन वही जो कप का चाय होता है उसको आप पीते हैं तो काफी समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्याले में चाय का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है, यानी जो प्याला होता है उसका सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है। प्याले के सतह का क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से चाय प्याले में चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से चाय का वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होने से चाय बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्याले के चाय को आसानी से पी लेते हैं। लेकिन जो कप का चाय होता है, कप का चाय पीते हैं तो कप का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो कम होता है। कप का सतह का क्षेत्रफल कम होने की वजह से जो वाष्पीकरण की दर होती है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कप के चाय को बहुत धीरे धीरे पीते हैं और उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो है तापमान। तापमान को जब आप बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और जब तापमान को आप कम करते हैं तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसे आप 2 कप लेते हैं, है ना, या 2 बर्तन ले सकते हैं, और 2 बर्तन में आप पानी को रख देते हैं। एक बर्तन में पानी को गर्म करते हैं और उसके जो लौ होता है ईंधन का उसको तीव्र कर देते हैं, और जो दूसरा बर्तन होता है उसमें ईंधन का जो लौ होता है उसको कम कर देते हैं। जिसमें तीव्र होता है लौ, उस बर्तन का जो पानी होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी से वाष्प बनना शुरू कर देता है, और जिसमें लौ कम होता है वो जल्दी जल्दी वाष्प नहीं बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब तापमान को बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और तापमान को कम करते हैं तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगला है आर्द्रता। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आर्द्रता होता क्या है। तो वायु में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जब वायु में जल की मात्रा कम होती है, वायु में जल की मात्रा कम होती है तो उस वायु को कहा जाता है शुष्क वायु, और जब वायु में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस वायु को कहा जाता है नम युक्त वायु या नमी युक्त वायु। शुष्क वायु में वाष्पीकरण की दर तीव्र हो जाती है और नम वायु में वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ठीक है, अगला जो है वो है वायु के गति में वृद्धि। वायु के गति में वृद्धि होने की वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और वायु की गति में कमी होने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जब आप अपने कपड़े को धोते हैं और धो करके जब तेज वायु चलता है और उस वायु में अपने कपड़े को फैला देते हैं तो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाता है, लेकिन जब वायु की गति धीमी होती है तो कपड़ा को सूखने में ज़्यादा समय लगता है। तो मैंने आपको बताया वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। पहला है सतह क्षेत्रफल, दूसरा है तापमान, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है वायु की गति में वृद्धि। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, और आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप भर भर के कमेंट करें। साथ ही साथ
आप आबिद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो अब आ गया वो समय जिस प्रश्नों का जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था। आइए हम लोग उसमें से जो सबसे पहला प्रश्न है उस प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रश्न ये है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है, वातावरण शुष्क होता है, शुष्क का मतलब कि हवा में नमी की मात्रा कम होती है, तो उस समय कूलर को चलाया जाता है तो कूलर अधिक ठंडक महसूस कराता है हमें, या आप कह सकते हैं कि कूलर से हमें अधिक ठंडा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। कह रहे कि गर्म शुष्क दिन में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। जब गर्म शुष्क दिन होता है तो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, यानी जो हवा है वो शुष्क हो जाती है। हवा कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब हवा शुष्क होगा तो वाष्पीकरण की जो दर होगी बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी, और जब वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तो आसपास का जो वातावरण होगा स्वतः ठंडा हो जाएगा। कूलर के चलने से तेज हवा और वातावरण की गर्मी के कारण कूलर के पानी का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब देखिए, आप जानते हैं कि कूलर में आप पानी डालते हैं, कूलर में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। जब कूलर में पानी डालते हैं तो एक तो वातावरण शुष्क है, वातावरण शुष्क होने की वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ गई है, और जब आप कूलर को चलाते हैं तो कूलर चलता है तो उसमें से तेज हवा निकलता है, और तेज हवा की वजह से जो कूलर में पानी मौजूद है उस पानी का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है, और जब पानी के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है तो पानी स्वतः ठंडा हो जाता है, और पानी ठंडा होता है तो वही पानी आप देखिए कूलर के साइड में ऐसे घास के जैसा बना होता है, पंप के द्वारा वही पानी उस घास पे गिरता है और वही ठंडा हवा उस कूलर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से जब कूलर चलता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम लोग समझेंगे गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देना चाहता हूं। क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर काफी अच्छे अंदाज में और काफी अच्छे तरीके से जानते हैं। घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है जिनसे पानी रिसते रहते हैं, और वो जो सूक्ष्म छिद्र होता है उन छिद्रों से पानी धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं, और घड़े के सतह से वाष्पीकरण होता रहता है, और जो पानी बाहर निकलता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा चाहिए, वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा चाहिए, तो वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा होता है वो पानी से मिल जाता है। पानी अपना ऊष्मा खोता है, ऊष्मा खोने की वजह से पानी ठंडा हो जाता है, इसलिए घड़े का जल गर्मियों में ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसीटोन, पेट्रोल, बर्फ या इत्र डालने पर हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। जब आप एसीटोन को, पेट्रोल को या बर्फ को या इत्र को आप अपने हथेली पर रखते हैं तो हथेली ठंडा हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब आप इत्र को, पेट्रोल को या आप बर्फ को हथेली पर रखते हैं तो उसका वाष्पीकरण शुरू हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा वो आपके हथेली से ले लेता है, आपका हथेली ऊष्मा खोता है जिसकी वजह से ठंडक महसूस होती है। उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आया है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ आप आबिद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 4 है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं।
तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग समझते हैं। आप इस किताब को समझ लीजिए कि यह एक प्लेट है। क्या है? प्लेट है और यह एक कप है। ठीक है, तो जब हम इस कप में गर्म दूध को रखते हैं तो देखिए ये जो कप है ना, इसका जो सतह का क्षेत्रफल है इतना ही ज्यादा है, और ये जो किताब है, ये किताब, इसका सतह का क्षेत्रफल इतना ज्यादा है। तो इसका सतह का क्षेत्रफल अधिक है और इसका सतह का क्षेत्रफल कम है। तो प्लेट में सतह का क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से जो दूध होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। चारों तरफ फैलने की वजह से दूध जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन कप का सतह का क्षेत्रफल कम होता है जिसकी वजह से दूध ज्यादा नहीं फैलता है। इसलिए प्लेट में गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडा हो जाता है और उसे हम लोग पी लेते हैं, लेकिन कप में गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडा नहीं होता है, इसलिए उसे हम लोग धीरे धीरे पीते हैं। इसी कारण से कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए। अभी गर्मी के मौसम चल रहा है, तो गर्मियों के मौसम में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए? तो गर्मियों के मौसम में हमें सूती और हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। जो सूती कपड़ा होता है हमारे शरीर से पसीने को सोखता है, और जो हल्के रंग का कपड़ा होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। इन दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में हमें सूती और हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में कुत्ता जीभ निकाल कर क्यों हांफता है। आप देखे होंगे जब कुत्ता धूप से आता है तो किसी पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाता है और जीभ निकाल कर खूब हांफता है और उसके जीभ से लार टपकता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब कुत्ता जीभ निकाल करके हांफता है तो उसके शरीर से जो पानी होता है उसके जीभ पे आता है, और जीभ पर आता है तो उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने की वजह से उसके शरीर को ठंडक महसूस होती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में जो कुत्ता होता है वो जीभ निकाल करके हांफता है। अगला प्रश्न है कि पंखे के नीचे बैठने से ठंडा क्यों महसूस होता है। जब आप धूप से आते हैं और आपको बहुत तेज गर्मी हुई रहती है और आप तुरंत पंखा चलाते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं, तो थोड़ी देर में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, अच्छा फीलिंग होता है आपको। ऐसा क्यों होता है? तो जब आप धूप से आते हैं तो जब आप धूप से आते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा पसीना हुआ रहता है। जब आप पंखे के नीचे बैठते हैं तो तेज हवा की वजह से उस पसीने का वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा आपके शरीर से वो ले लेता है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो ऊष्मा खोता है और आपको ठंडक महसूस होती है। उम्मीद करते हैं कि इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।